फिक्की के निवर्तमान अध्यक्ष श्री आर.वी. कनोरिया जी, फिक्की की नवनिर्वाचित अध्यक्षा नैनालाल किदवई जी, मंच पर आसीन मेरे दोनों दूसरे साथीगण और इस सभागार में उपस्थित फिक्की के मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं फिक्की की पहली महिला अध्यक्षा को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आज तक के सारे पुरुष अध्यक्षों को आप अपने कार्यकाल में भुलवा दीजिए। लोगों को लगे कि देखिए हमने एक महिला को चुना तो उनका कार्यकाल कितनी यशस्विता से पूरा हुआ। मित्रों, 2 वर्ष पहले भी आई थी आपकी एजीएम को संबोधित करने। उस समय प्रसंग बजट का था। मुझे बताया गया था कि आप बजट के समय एजीएम करते हैं और एक परंपरा है कि वित्त मंत्री उसका उद्घाटन करते हैं और उसके तुरंत बाद आप नेता प्रतिपक्ष को बुलाते हैं। लेकिन पिछले 2 बार से आप बजट से हटकर एजीएम कर रहे हैं। पिछली बार का एजीएम आपने किया तो उसमें प्रधानमंत्री जी को बुलाया और साथ में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को बुलाया था, शायद प्रणब मुखर्जी को और अरुण जी को बुलाया था। इस बार मुझे आमंत्रित करने आए तो कहा कि हम बजट के समय तो एजीएम नहीं कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हमारी परंपरा है कि उनके साथ नेता प्रतिपक्ष को आना चाहिए, आप आइए। मैं उस परंपरा का निर्वहन करने आई हूँ और आपके बीच हाजिर हुई हूँ। इस बार का विषय आपने रखा है इकोनॉमी, एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था, उद्यम और रोजगार। मित्रों, ये 3 अलग विषय नहीं हैं, ये एक ही विषय के 3 पहलू हैं। उद्यमी उद्यम लगाएगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों के जेब में खरीदने की ताकत बढ़ेगी और ताकत बढ़ेगी तो बाजार बढ़ेगा। तो उद्यम और रोजगार से मिलकर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए इन तीनों का बहुत सीधा रिश्ता है। मेरे सामने उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां बैठी हैं, इसलिए मैं अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में नहीं जाऊंगी। जीडीपी कितनी और फिस्कल डेफिसिट कितना और एग्रीकल्चर दर कितनी और उद्योग दर कितनी, आप इन आंकड़ों को रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज इनका आकलन करते हैं और रोज इन पर टिप्पणी भी करते हैं। मैं उसमें आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी। वैसे मुझसे पहले कनोरिया जी ने उस पूरे पीरियड का जिक्र किया कि 1998 में जब हम शासन में आए थे तो हमें एक बहुत जर्जर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। पर 6 साल बाद जब हम सरकार से बाहर गए तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था धरोहर के रूप में छोड़कर गए थे। और इस बात को केवल मैं नहीं कह रही हूं, उस समय के वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण, पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हुए उसको स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था को मैं इनहेरिट कर रहा हूं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था की दशा दुर्दशा है कि 8 सालों में ये अर्थव्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए थी और सुदृढ़ होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कारण है कि वो ध्वस्त होकर धराशायी हो गई है। मैं यहाँ शिकायत करने नहीं आई हूँ। पहले ही पीएम कह गए हैं कि पेसिमिज्म का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है। पेसिमिज्म का एटमॉस्फेयर अकेले नहीं है, सिनिसिज्म का एटमॉस्फेयर भी है, निराशा भी है और अनास्था भी है। आपने मुझे बुलाया है कि शायद मैं कोई आशा की किरण आपको दिखा सकूं, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मैं आपको डिसअपॉइंट करने नहीं आई हूं। और इसलिए केवल शिकायती स्वर में अपनी बात कहकर चली जाऊं, ये नहीं होगा। मैं तथ्य आपके सामने रखूंगी, उनके कारणों का जिक्र भी करूंगी
मगर उनको सुधारने के उपाय भी बताऊंगी। हम कैसे इससे उबर सके इसकी भी चर्चा करूंगी। जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का ताल्लुक है मित्रों, विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसको एक बहुत पोटेंशियल इकोनॉमी माना है, और यहां तक पोटेंशियल इकोनॉमी माना है कि भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकता है। लोगों का मानना है कि अमेरिका और चाइना की कतार में भारत खड़ा हो सकता है, लेकिन जब वो ये प्रेडिक्शंस करते हैं, जब वो ये भविष्यवाणियां करते हैं, तो उसके साथ कुछ केवियट्स लगाते हैं, कुछ प्रोवाइजोज लगाते हैं। भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकता है बशर्ते क्या क्या करे। वो एक लिस्ट आई है मेरे पास, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं कि भारत विश्व की आर्थिक शक्ति बन सकता है प्रोवाइडेड it improves governance, standards of education and employability skills of the youth, infrastructure, agricultural productivity and environmental quality, and besides this, it controls inflation and introduces credible fiscal policy. सूची बड़ी लंबी लगती है, लेकिन सूची अनडूएबल नहीं है, सूची अचीवेबल है, और हमारे कुछ राज्यों ने अचीव करके दिखाया है। मैं उसकी बात बाद में करूंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए केवल सही नीतियों की जरूरत नहीं होती, उससे ज्यादा जरूरत होती है सही वातावरण की, सही एटमॉस्फेयर की, सही माहौल की। हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं, उनकी पेंट की फैक्ट्री थी, पेंट का बिजनेस था। तो उन्होंने एक बार बातचीत में मुझे कहा कि बहन जी, हमारा व्यवसाय लोगों की खुशहाली पर निर्भर करता है। अगर लोग खुश हैं, घर परिवार में आमदनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई शादी ब्याह है, तो लोगों को सूझता है कि अब घर में अच्छा रंग रोगन भी करवा लो, दरवाज़ों पे भी करवा लो, दीवारों पे भी करवा लो, तो हमारा बिजनेस चलता है। लेकिन अगर गमगीनी का वातावरण है, घर में कोई खुशी नहीं है, आमदनी की कमी है, बच्चे की नौकरी नहीं है, तो पेंट उनकी लास्ट प्रेफरेंस भी नहीं होता। इसलिए लोग खुश रहेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। कल मैं इस छोटी सी कही हुई बात को देश के संदर्भ में अप्लाई कर रही थी कि कितना सच है। अगर एक अच्छा वातावरण है, सकारात्मक निर्णय हो रहे हैं, फाइलें आगे खिसक रही हैं, पूंजी टाई अप हो रही है, बैंक ऋण दे रहे हैं, तो चारों तरफ आपको उद्यम दिखाई देता है, एंटरप्रेन्योरशिप खिल उठती है। लेकिन अगर वातावरण गमगीन है, लोग भयाक्रांत हैं, फैसले होते नहीं, लोग डरे डरे हैं, हर दिन भ्रष्टाचार का एक नया प्रकरण उजागर हो रहा है, उद्योगपति जेल भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे वातावरण में क्या आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है? लेकिन जिस पेसिमिज्म की बात पीएम यहां कर गए, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार का एक भी प्रकरण विपक्ष ने नहीं निकाला, एक भी प्रकरण उजागर किया तो किसने किया? C&AG ने। C&AG कौन है? वो व्यक्ति जिस पर संवैधानिक दायित्व है, वो संस्था जो बनाई ही इसलिए गई है कि वो सरकार का लेखा जोखा देखे। अगर वो सरकार का लेखा जोखा देखकर ये पाती है कि CWG में 76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 2G में 1,76,000 करोड़ का लॉस हो गया, कोल आवंटन में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया, तो आप समझते हैं कि क्या विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? अगर इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो विपक्ष जनता का प्रहरी है। अगर रूलिंग पार्टी को जनता शासन की जिम्मेदारी सौंपती है तो हमको पहरेदारी की जिम्मेदारी सौंपती है।
हम अपने उस कर्तव्य में पीछे नहीं हट सकते। तो ये प्रकरण उठाए हमने उनसे हैं, लेकिन उजागर तो C&AG ने किए हैं। और अगर C&AG इस तरह के प्रकरण उजागर करता है तो कहीं सरकार को आत्मचिंतन करना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। ये वातावरण में जो नकारात्मकता आई है इस सारे के बाद, जैसे मैंने कहा कि फाइलें खिसकती नहीं हैं, लोग निर्णय करते हुए डरते हैं। पूंजी वाला भी पूंजी दबा के बैठा है कि अभी नहीं, माहौल सुधर जाने दो तब लगाऊंगा, और यह बाहर का रास्ता देख रहा है कि देश में तो माहौल ही नहीं है, तो चलो बाहर जाकर के पूंजी लगाओ। तो इस वातावरण के लिए जिम्मेदार कौन है, ये मेरा पहला सवाल है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मैं केवल शिकायत करके नहीं चली जाऊंगी, मैं उन्हें जिम्मेदार मानती हूं इस वातावरण के लिए, सरकार के लोगों को जिम्मेदार मानती हूं, शासकों को जिम्मेदार मानती हूं। लेकिन क्या देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? उन्हें जिम्मेदार मानते हुए भी हमें रास्ता निकालना होगा। और इसलिए मैं फिक्की के लोगों से कहना चाहती हूं कि ये जो आप प्रधानमंत्री को पहले बुलाते हो, नेता प्रतिपक्ष को बाद में बुलाते हो, इसके बजाय आप एक राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करिए, एक नेशनल डायलॉग करिए, और उस नेशनल डायलॉग में शासकों को भी बुलाइए, प्रतिपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाइए, इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाइए, पर उसके साथ C&AG को बुलाइए, CVC को बुलाइए, CBI के डायरेक्टर को बुलाइए और बैठाइए साथ और कहिए उनको कि केवल चोरी पकड़ना तुम्हारा काम नहीं है, चोरी कैसे रुके इसके लिए भी कोई तंत्र विकसित करना होगा, और इकट्ठे बैठकर चर्चा करिए। मैं तैयार हूं उसमें आने के लिए। जब तक हम वो तंत्र विकसित नहीं करेंगे, आखिर कारण क्या है? क्योंकि सिस्टम पारदर्शी नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियां हैं, जो इस तरह की चीजें होती हैं और जिनको बाद में C&AG पकड़ता है, जिनको बाद में CVC सजा देता है, CBI जिसका इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन क्या हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे? इस विशियस सर्कल से बाहर नहीं आएंगे। अगर इस विशियस सर्कल से बाहर आना है मित्रों, तो एक नेशनल डायलॉग करना होगा, साथ बैठकर करना होगा, और उन्हीं लोगों से कहना होगा कि ये जो आप बाद में पकड़ते हो, बाद में इस तरह की चीज़ें निकाल के लाते हो, आओ बैठकर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें और जिसमें से ये निकालें कि ऐसा तंत्र विकसित हो जिसमें ऐसी घटनाएं हों ही नहीं, एक पारदर्शी सिस्टम आ जाए, और उस पारदर्शी सिस्टम के चलते, और जिसमें जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों, जिनके साथ बैठ करके ये डायलॉग हो। इस स्थिति से उबरना बहुत ज़रूरी है।